Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Teaching Aptitude, UGC NET for paper 1. This is our 7th class and today we are going to discuss the phase of teaching. In previous class we were talking about the objectives of teaching. This class is interwoven with the previous class. So if you not complete the previous class, please go through the previous class. The previous class will help you to understand the phases of teaching. And there is another class I have taken that was okay, now fine. So this was another class I have taken on lesson plan. So both of classes will help you to understand the phase of teaching, right? So now the base on the procedure mentioned on the objectives of teaching in previous class, we can divide the teaching into the 3 sequential steps, these phases of teaching namely. अच्छा, ये जो जब हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं या किसी के टाइप से डिफाइन करते हैं तो हमारा कोई ना कोई बेस होता है, ठीक है। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि टीचिंग के फेज जो है वो कितने हैं, राइट। टीचिंग के बेसिकली 3 फेज हैं और वो किस तरह से हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखेंगे प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, जिसमें क्या होता है प्री एक्टिव फेज, ये पहला फेज है टीचिंग का। इसमें हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग की स्टेज होती है। अब प्लानिंग की कौन कौन सी स्टेज होती है, अभी जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे देन वी विल टॉक ऑन इट, राइट। another stage is interpretive phase of teaching, or you can say the implementation or the execution stage, right. Third one is the post active phase of teaching. This is an evaluation phase. In this stage we will go for formative evaluation as well as the summative evaluation, ठीक है। evaluation, feedback, ये सारी की सारी चीजें जो होंगी वो किस में आएंगी, आपकी तीसरे फेज में आएंगी जो इवेल्युएशन स्टेज पे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं डिफरेंट फेजेस के। अच्छा, फेजेस में भी अपनी एक अलग अलग स्टेजेस होंगी, उन पे भी हम बात करेंगे। तो आज जो है फेजेस को पूरी तरह से खत्म करेंगे ताकि आपको फिर दोबारा से फेजेस को नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट। टीचिंग मस्ट बी डन आफ्टर केयरफुल प्लानिंग टू परफॉर्म द टास्क स्मूथली एंड सक्सेसफुली। दिस स्टेज इन्वॉल्व 2 मेजर स्टेप्स। अच्छा, 2 बड़े बड़े स्टेप्स हमें इस फेज में क्यों कौन कौन से लेने हैं, इन पे बात करेंगे। अच्छा, ये कौन सी स्टेज हम पढ़ रहे हैं, प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज मतलब प्लानिंग वाली स्टेज जो है। चलिए अब प्लानिंग वाली स्टेज पे हम चलते हैं। तो प्लानिंग वाली स्टेज में जब हम लेसन प्लान पढ़ रहे थे तब आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा कि हम क्या करते थे उसमें। हम सबसे पहले उसमें गोल्स डिसाइड करते थे, चाहे वो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम के फेजेस में ऑब्जेक्टिव्स हों, और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं आपके मिलके बड़े गोल का निर्माण करते हैं। इन द प्लानिंग चैप्टर और द यूनिट, वेरी फर्स्ट स्टेप शुड फ्रेमिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव और उससे रिलेटेड जो है टॉपिक दैट हैज टू बी टॉट, जो टॉपिक आपको पढ़ाना है विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन, कितने टाइम के लिए पढ़ाना है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब आपको जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उनको किस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप क्या करेंगे, अचीव करेंगे। आर टू बी रिटन इन द बिहेवियरल टर्म्स, ठीक है। उनको पूरी तरह से क्या करना है, आपको पेन डाउन कर देना है ताकि जब आप क्लास लेने जाएं तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े, ठीक है। दूसरा फेज क्या होता है इसमें, इसमें दूसरी स्टेज होती है प्री एक्टिव फेज की, इसको बोलते हैं डिसाइडिंग द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्या किया आपने, क्लास से पहले प्लान कर लिया, पूरी तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, लेसन प्लान एक तरह से आपने तैयार कर रहे हैं। अब उस लेसन प्लान में आप लिख रहे हैं कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं कि मैं अपने बच्चों में क्या लर्निंग देखना चाहता हूं बाय द एंड ऑफ द लेसन, उनको अचीव कैसे करना है, ठीक है।
तो इसमें हम किस पे बात करेंगे, मेथड्स पे बात करेंगे, विल टॉक ऑन द टीचिंग पेडागोजी, राइट। सो एज पर द टीचर हैज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो डिसाइड कर लिए हैं, उन पे क्या करेंगे, उनको अचीव कैसे करना है, विद रेफरेंस टू डिसाइड दैट हाउ दीज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड। दिस शुड बी डन कीपिंग माइंड टू द टॉपिक कंटेंट टू बी टॉट, ठीक है, क्या आपको टॉपिक और कंटेंट पढ़ाना है, एज द कंटेंट उसमें स्पेसिफिक जो है उसको अटेंशन किस चीज को देना है, ऑल द टॉपिक्स कैन नॉट बी एलोकेटेड विद इन द यूनिफॉर्म मैनर। अब ऐसा नहीं है जो आप एक चीज पढ़ाते चले जा रहे हैं सेम उसी तरह से सारी चीजों को पढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि इफ यू विल डू दैट द स्टूडेंट्स फील द बोगस, that time they will not pay too much attention to your teaching. So planning is done for deciding the following. कौन कौन सी चीजें आती हैं इसमें, अगर छोटे लेवल पे बात करें तो लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी गिवन, ठीक है, टीचिंग अप्रोच, कौन कौन सी टीचिंग अप्रोच आपको लगानी है, व्हाट मैक्सिमम प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड, टीचिंग एड कौन कौन सी आप यूज करने वाले हैं, वेदर यू आर गोइंग फॉर विद द ऑडियो विजुअल और द ऑडियो फॉर्म, टाइम टेकन टू टीच द टॉपिक, टाइम हम डिसाइड करते हैं कि इतने क्लासेस हम लेंगे, हमारी इतनी इतनी क्लासेस में ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा, राइट। सो मैनेजमेंट ऑफ द क्लास, क्लास को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है, चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो या मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, ठीक है, चाहे वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात हो, टूल्स आर टू बी यूज टू बी इवैल्यूएशन की, इवैल्यूएशन किस तरह से होगा, चाहे आप क्वेश्चन पेपर लेने वाले हैं या फिर इंटरव्यू के थ्रू करने वाले हैं, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। दूसरा क्या है, दूसरा आपका फेज जो था, पहला फेज आपका प्रीएक्टिव फेज खत्म हो गया, दूसरा फेज जो क्या है वो इंटरेक्टिव फेज। अब इंटरेक्टिव फेज में हम बात करेंगे किसके बारे में, इंटरेक्टिव फेज में वो सारी चीजें आएंगी इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है। हैविंग प्लान, टीचिंग इज द फर्स्ट फेज, इन द सेकेंड फेज द टीचर इम्प्लीमेंट द प्लान, जो प्लान आपने बनाया हुआ है उस प्लान को क्या करना है, आपने इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज नथिंग बट द एक्चुअल टीचिंग, ये मेन बॉडी टीचिंग है, मतलब आपने पहले प्लान कर लिया कि ये चीज मुझे पढ़ानी है, ये टीचिंग एड यूज करनी है, ये टीचिंग मेथड्स यूज करना है, एवेल्युएशन के मेथड यूज करना है, अब क्या है, अब आप इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे यहाँ से, राइट, गुड। For the successful implementation and the achievement of the objectives frames is in first phase. The teaching should be proceed in an interactive manner. Both the students and teacher are involved in this process. This improve the quality of teaching, and the activities that takes place in this phase can be listed below. क्या होगा उसमें, perception, ठीक है, diagnosis और रिएक्शन प्रोसेस। चलिए इनको देखते हैं अलग अलग कि परसेप्शन के बारे में आप किस तरह से डील करेंगे। अच्छा, जब परसेप्शन की बात करते हैं तो परसेप्शन क्या होता है, किसी भी चीज को परसेप्ट करना, मतलब चीजों को अच्छी तरह से समझना, एक तरह से आपको कोई इनपुट मिला, उस इनपुट पे आप किस तरह से चीजों को गैदर कर पा रहे हैं, ठीक है, कैप्चर कर पा रहे हैं। द एस्पेक्ट्स ऑफ परसेप्शन रिलेटेड टू बोथ टीचर एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स। एज फॉर द टीचर, he or she must perceive the classroom atmosphere, मतलब पहले पूरी तरह से इंश्योर हो जाना है कि जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, बच्चे रेडी हैं कि नहीं है। प्री प्लानिंग क्या थी आपकी, एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द ग्रुप, ठीक है। फाइनली हम जो आएंगे तो स्टूडेंट्स ऑन दिस पार्ट्स हैव परसीव्ड द एस्पेक्ट्स ऑफ एबिलिटी ऑफ द टीचर, ठीक है। तो स्टूडेंट को भी समझना होता है कि टीचर किस तरह से पढ़ाने वाला है। ये जरूरी नहीं है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो उस जो आपका लेवल अप टू द मार्क है, जो जिस तरह से आप चाहते हैं वैसे वो पढ़ाए, राइट। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यू हैव टू कंप्लेन द टीचर इज नॉट अप्रोप्रिएट टू टीचर्स, प्लीज चेंज द टीचर, because this is your birthright, you are paying the money into the schools as well as into the institution, right. Then the personality and the characteristics and the behavior of the teacher, that is really really important from the point of view of a desirable interaction between the student and teacher। जब तक आपका जो एक इंटरेक्शन है, एक फेथफुल इंटरेक्शन है या फिर ये कहें पॉजिटिव इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स नहीं है, तब तक आप जो है क्लास का एग्जीक्यूशन जो है वो स्मूथ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस, जो दूसरी स्टेज है किसकी,
दूसरे फेज की दूसरी स्टेज, ठीक है। इन दिस द टीचर कंसर्न टू डायग्नोस द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर एकेडमिक बैकग्राउंड, देयर इंटेलिजेंस एंड देयर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। अच्छा, इस पूरी लाइन का मतलब एक छोटे से वर्डों में अगर मैं आपको बताऊं, एक्रोनिम्स की बात करें तो आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि डायग्नोसिस में यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू गो थ्रू टू नो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब आपको ये जान लेना है कि स्टूडेंट्स को कितना आता है, ठीक है। जब आप ये जान लेंगे, वंस यू कंफर्म दैट द स्टूडेंट्स हैज अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन you will be you will be able to ensure that from where you should start so that student could gather what you are delivering, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं उनको कितना आता है, तो क्या होगा, फिर आपको आसानी हो जाएगी उनको पढ़ाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर सिस्टम बच्चों को नहीं आता है तो आप नंबर सिस्टम के साथ ऑपरेशंस को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब आप देख लेंगे कि धीमे धीमे जैसे आपको अलजेब्रा पढ़ाना है लेकिन अलजेब्रिक सम वगैरह नहीं आते, तो आप मल्टीप्लिकेशन और इन सारी चीजों के साथ नहीं जा सकते। फर्स्ट यू नीड टू कंफर्म दैट वेयर दिस योर स्टूडेंट स्टैंड्स, देन यू विल स्टार्ट टू integrate your new knowledge, right? This can be done by the questioning. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट से, assessing their performance by providing the opportunity to do so. अब क्या है, जब आप नए क्लास में जाते हैं तो दो चीजें आपके पास हैं। एक तो आप मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू आप जान लें कि बच्चों को क्या आ रहा है पहले से, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, कुछ लिखने के लिए दे सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे सकते हैं, तो उनके थ्रू आप जान लेंगे। दूसरा आपका प्रोसेस ये है कि आप जो है पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस से ले लीजिए और उस ट्रैक रिकॉर्ड के थ्रू आप थोड़ा सा जान लीजिए बच्चों के बारे में कि किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, वो भी आपको समझने में थोड़ा सा हेल्प करेगी, राइट। देन फाइनली फॉर द डायग्नोसिस स्टेज द स्टूडेंट असेस देयर ओन एबिलिटी, इंटरेस्ट, ओके, एप्टीट्यूड, behavior performance for their responses through the verbal and non-verbal interaction, ठीक है। verbal और non-verbal interaction आप करिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू, आप जीडी करा दीजिए, ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू भी आप अच्छी तरह से जान पाएंगे कि आपके स्टूडेंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं। देन थर्ड वन इज रिएक्शन प्रोसेस, राइट। देन रिएक्शन प्रोसेस में क्या करेंगे, अब इसमें एक्चुअली आपका काम शुरू होता है। द क्लासरूम टीचिंग इन्वॉल्व्स टू द कंटिन्यूअस एक्शन रिएक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। अब एक्चुअली होगा क्या कि जैसे आप कोई लेक्चर दे रहे हो, लेक्चर आप दिए चले जा रहे हैं, तो स्टूडेंट तो पैसिव मोड में, राइट। सो यू हैव टू डिजाइन योर क्लासरूम लाइक दिस, द इंटरेक्शन शुड बी कंटिन्यूअस बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। तो उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट होगा, दूसरा आपके जो हेजिटेशन है स्टूडेंट्स में, वो हेजिटेशन खत्म हो जाएगी, तो उनको कोई भी डाउट्स है तो वो इजीली आपसे पूछ लेगा। इसमें क्या होगा, जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है आपका वो ज्यादा बेहतर रहेगा। द एक्शन ऑफ टीचर डिसाइडेड दैट द रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, ये इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि एक्शन ऑफ द टीचर, मतलब आपने किसी बच्चे ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उसको डांट दिया, तो फिर वो आगे से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सो यू हैव टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू आस्क मोर क्वेश्चंस एंड डाउट्स इफ दे have at any point. The performance successfully to result in reach of specific objectives, ठीक है। The teacher must give the proper stimuli, reinforcement and feedback. इस बात को आप समझिए, इस लाइन को, कि आपको क्या करना है, प्रॉपर स्टिमुलाई देना है। मतलब एक तरह यूनिफॉर्मिटी ऑफ कमांड, जिस चीज की आपने कमांड दिया बच्चों को वो पहले से पता हो और फिर उस पर वो रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट। फिर उसके बाद रीइंफोर्समेंट, मतलब कभी कभी क्या होता है बच्चे थोड़ा शरारती होते हैं, आपने क्वेश्चन दिए वो नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये समझ लेना है कि किस बच्चे को। रीइंफोर्समेंट का मतलब सिर्फ डांटना नहीं होता है, रीइंफोर्समेंट का मतलब आपने कुछ कंपटीशन रख दिया उनको रीइंफोर्स करने के लिए। जैसे आपने बोला कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वी विल गिव देम सम प्राइज, ओके, तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि कुछ पनिशमेंट भी दे सकते हैं। वैसे पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट मतलब पनिशमेंट इन सेंस ऑफ ये नहीं कि आपने मुर्गा बना दिया या फिर आप फिजिकली पनिशमेंट दे रहे हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है फीडबैक। फीडबैक भी अपने आप में एक रीइंफोर्समेंट दे सकता है। जैसे आपने बताया कि बहुत ज्यादा मार्क्स किसी के अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप उनको
बॉर्न करिए कि देखो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आना है, ऐसे ही आप करेंगे तो आप जो है वो फेल हो जाएंगे, या फिर मतलब आपके जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे। यू हैव टू वर्क हार्डर। और आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा देना है दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में, और उनकी ग्रोथ दिखा देनी है, जिससे कि वो बच्चे जो है वो दूसरे को मोटिवेट होंगे। ठीक है, चलिए। द टीचर शुड अडॉप्ट द स्ट्रेटजी टू शूट the needs of the student and specific objective to the realize। अब एक बात और समझिए यहाँ पे, एक्चुअली क्या है कि एक आप टीचिंग मेथड के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सिर्फ ये भी हो सकती है कि मतलब स्टूडेंट्स की वो प्रॉब्लम हो सकती है, बट ज्यादा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा एज ए टीचर। आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज द टीचिंग मेथड। सो बिकॉज द वेरियस टीचिंग मेथड्स आर देयर, if you will change the teaching method, then do carry another one and see the result, whether that method is good enough to teach the students better, so you can adopt them instead of previous one। ठीक है, चलिए अब लास्ट फेज की बात करेंगे। हम लास्ट फेज में कहाँ पे आते हैं, पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या जाएंगे, हमने पहले ही इस पे बात की थी कि हम इसमें बात करेंगे किस पे, इवैल्यूएशन प्रोसेस की इसमें बात होगी। ठीक है, दिस फेज डील्स विद द इवैल्यूएशन एक्टिविटी। अब इवैल्यूएशन कैसे करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अटेम्प्ट टू मेजर द डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा, शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने बच्चों को पढ़ाया और उनके ग्रेड्स आ गए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट दे कुड अल्टीमेटली बिकम अ ग्रेट सिटीजन ऑफ कंट्री, resulting in the achievement of specific instructional objectives। Some of the general devices adopt for testing this achievement of the test: quiz, oral question, structured, semi-structured or unstructured type situation, behavioral situation like group discussion, okay, symposium, and give them projects। So there are various methods to check out the feedback from the students whether your teaching done successfully or not। So devices are selected appropriate so that they project extend to improve, right। चलिए, तो ये सारी चीजें जिसपे हमने प्री एक्टिव फेज की बात की, एक्टिव फेज की बात की और पोस्ट एक्टिव फेज की बात की। तो इन सारे फेजेस में आपको क्या क्या करना है, पहले फेज में आपको क्या करना था, प्लान करना था, दूसरे में आपको इम्प्लीमेंट करना था, और जो फाइनल फेज था आपका टीचिंग का वो पोस्ट एक्टिव फेज, जिसमें आपको क्या करना था, फीडबैक और एनालिसिस करना था। ठीक है, तो ये थे 3 मेन फेज टीचिंग के, ठीक है, जिन पे हमने बात करी। आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।